सेशन फिर हिंदी में ही रखें, क्योंकि आई थिंक लॉट ऑफ पीपल दे कांट नो, दे डोंट स्पीक मराठी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग ज्वाइन किए हैं. सो इज इट ओके? एम आई ऑडिबल? शुड वी स्टार्ट? शुरू करें? ओके, तो मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, विजिबल होनी चाहिए. अगर नहीं है तो प्लीज आप मुझे बताना. प्लीज सेशन के ड्यूरेशन में आप म्यूट पे रहिए. मतलब ये सेशन उसकी जो गरिमा है वो ऐसी ही रहे. आपके बैकग्राउंड नॉइज या आवाज अगर आती रहे तो सभी को डिस्टर्ब होगा. और इसको आप इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे. तो क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने गीता पढ़ी है, या गीता पे वो अध्ययन कर रहे हैं, या गीता सत्र में वो जुड़ते हैं, या गीता पे चर्चा करना उन्हें पसंद है? इज देयर एनीवन जिन्होंने गीता पे थोड़ा कमांड रखा है या गीता को थोड़ा अध्ययन किया है? कोई है ऐसा यहाँ पे? इज देयर एनीवन? कोई है जिन्होंने गीता को पढ़ा है? भगवत गीता आई एम टॉकिंग. हेलो, ठीक है. सो अगर कोई होगा तो प्लीज आप अगर कुछ ऐड कर सकते हो पर्टिकुलर किसी श्लोक पे, तो प्लीज आप ऐड करना, मुझे अच्छा लगेगा. अगर हम में कोई नॉलेजेबल इंसान है जिन्होंने भगवत गीता पे थोड़ा अध्ययन किया है और वो कुछ अगर बोल सकते तो इट्स अमेजिंग फीलिंग. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. ओके, क्या ये स्क्रीन पूरा है विजिबल? क्या स्क्रीन पूरा है? यस यस. ओके, दैट्स ग्रेट. सो फिनेंशियल क्लिनिक एकेडमी का ये जो मुहिम है, हर महीना कुछ एक अलग टॉपिक के साथ हम मनी मैनेजमेंट में आता है. लास्ट महीना हम लोगों ने मेडिक्लेम के इन्फ्लेशन पे बात की थी. उसके लास्ट मंथ वी टॉक्ड अबाउट म्यूचुअल फंड रिलेटेड हम लोगों ने टॉपिक की थी. हर महीना को एक नया यूनिक टॉपिक के साथ हम आते हैं, जिससे फिनेंशियल लिटरेसी में सोसाइटी की तरफ हमारा जो एक दायित्व है उसे हम निभा सके, और वो एक अच्छा सुखद फीलिंग है. इस बार के सेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट भगवत गीता और उसके अंदर के रहस्य, जिससे आप फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकते हो. तो ये लेट्स टॉक मनी का पहला एपिसोड है जो हर महीने इसी तरीके से चलेगा. शुरुआत मंथली करेंगे, फिर हो सकता है इसको 15 डेज में हम एक सेशन रखें. तो जिसका आज ये पहला एपिसोड है, और इस फर्स्ट एपिसोड का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं विद भगवत गीता, और आप सब इसके विटनेस्ड हो. तो सीक्रेट ऑफ भगवत गीता टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इज द टुडेज टॉपिक. ये हमारी छोटी सी टीम है फिनेंशियल क्लिनिक एंड एकेडमी की. शिवाजी नगर और चिंचवड़ के अंदर 2 सेंटर्स है. भाग्येश में भूषण, हम सब लोग इस सेंटर में अपनी पूरी टीम के साथ आपको बेस्ट सर्विसेज देने के लिए है. वैसे आप सब लोग जानते हो, बट क्विकली अबाउट मी. मेरा नाम हर्षल कोठारी है. मैं इस कंपनी की को फाउंडर हूँ. एजुकेशन बीकॉम, एमबीए, आईआईएम से मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम किया है, एफएलएमआई किया है, बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एसोसिएट मेंबर हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एग्जामिनेशन दी है, और अमेरिकन एकेडमी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल्ड प्लानिंग का सर्टिफिकेशन, ये अब तक की पढ़ाई मेरी हुई है. 22 साल का अनुभव रखती हूँ. 60,000 से ज्यादा लोगों को पढ़ाया है. 7.5 लाख लोगों को अब तक मैं एजुकेट कर चुकी हूँ फिनेंशियल लिटरेसी में. इस साल मैं फैमिली जो ट्रस्ट होता है, विल प्लानिंग होता है, उसका मैं और भाग्येश हम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, और इस साल के अंत तक हम उसके भी सर्टिफाइड होंगे, और आप लोगों को विल प्लानिंग और फैमिली ट्रस्ट में भी हम अपना कंसल्टेशन दे सकते हो. भूषण इज ऑल्सो देयर, ही इज अ सीईओ इन द कंपनी, और ये एक कंबाइंड टीम आप लोगों के लिए अनेकांत लेवल पे मनी मैनेजमेंट के सर्विसेज दे रहे हैं. आप लोगों का जो हम पे फेथ है, आप लोगों ने जो हम पे ट्रस्ट किया है, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों का थैंक यू करती हूँ. और आज आपने जो वक्त निकाला उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहती हूँ. सो let us start the journey of a Bhagavad Gita and money management. So भगवत गीता की जो शुरुआत होती है, जब आप भगवत गीता की किताब को हाथ में लेते हो और उसको जब देखते हो, तो ये समझ में आता है कि वो एक मैनुअल है जिंदगी को कैसे जिया जाए. ओके, मतलब भगवत गीता एक सिंपल बुक नहीं है, वो एक सिंपल जस्ट कृष्णा ने बताए हुए वो नहीं, तो एक पूरा मैनुअल है.
हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जब घर में लाते हैं तो उसका मैनुअल साथ में आता है, चाहे आप टीवी लाइए, चाहे आप फ्रीज लाइए, तो एक मैनुअल आता है और उस मैनुअल में लिखा होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट को आपको यूज कैसे करना है, उसका केयर कैसे करना है, उसकी वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, वो उसको खतरा किन चीजों से। सिमिलरली हमारी जो ये जिंदगी है उसमें भगवत गीता एक मैनुअल की तरह काम कर सकता है। भगवत गीता में इतने सार छुपे हुए, इतनी इतनी गहराई छुपी हुई है जो हमारे जिंदगी के, चाहे वो पर्सनल एस्पेक्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप के हो, चाहे वो किसी बिजनेस को खड़ा करने के हो, चाहे जॉब के हो, चाहे घर चलाने के हो, परिवार को संभालने के हो, भगवत गीता में उसके सारे सार छुपे हुए हैं। अगर कोई इसका अध्ययन करे तो सच में आपको पूरा मैनुअल पता चल जाएगा जिंदगी को जीने का, और ये बहुत बड़ा सुखद एहसास है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने भगवत गीता पे बहुत पढ़ाई की है, बट मैं जब जब उसमें से कुछ पढ़ती हूँ, मेरी कोई भी सवाल का आंसर मुझे वहां पे मिलता है, इतनी ताकत है। अब ये जो भगवत गीता है ये कैसे स्टार्ट हुई, तो अर्जुन जो है वो एक कंफ्यूज्ड बैटल के अंदर खड़ा हुआ था। देखो, युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र, जहाँ पे वो अपने परिवार के सामने खड़ा है और दोनों तरफ घमासान लड़ाई होने वाली है, और इस कंफ्यूज मन की अवस्था में वो कृष्णा को क्लैरिटी चाहता है कि ये सब क्यों, मुझे क्या करना चाहिए, ये सही है क्या, और उसके ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जिसको आंसर कृष्णा भगवत गीता के सहारे अर्जुन को बताता है। हमारी जिंदगी भी ऐसी है, ये भी कुरुक्षेत्र से कम नहीं है। हम रोज सुबह उठते हैं, रात में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, हम नए नए चैलेंजेस से गुजरते हैं, और इसमें मनी मैनेजमेंट अपने आप में बहुत कंफ्यूजन सब्जेक्ट है। जब आप इस कुरुक्षेत्र में कंफ्यूज अवस्था में खड़े होते हैं तो फाइनेंशियल क्लिनिक भी यहाँ पे कृष्णा के जैसे आपका सारथी बने हुए हैं, जो सारथी आपको इस मनी मैनेजमेंट के कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ लेके जाने में हेल्प कर सकता है। और आज फाइनेंशियल क्लिनिक का मैं एक चेहरा हूँ एज अ हर्षल कोठारी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि भगवत गीता के श्लोकों के जरिए मैं आपको मनी मैनेजमेंट के कंफ्यूजन को दूर करने में हेल्प करूँ। अब अगर मैं ये जो चैप्टर 4 है उसका ये जो श्लोका है, 16 नंबर का श्लोका है, इट्स अमेजिंग श्लोक, और इस श्लोक से हम इस सेक्शन की शुरुआत करते हैं। ये श्लोक का जो मीनिंग है वो बहुत गहरा है। वो मीनिंग ये कहता है कि जितने समझदार लोग हैं इस धरती पे, जिनको भगवान ने, जिनको निसर्ग ने, जिसको नेचर ने, जिसको एनर्जी ने दिमाग दिया है, वो कुछ काम करते हैं या कुछ काम नहीं करते हैं, उसमें वो कभी कभी भ्रमित हो जाते, कभी कभी वो कंफ्यूज होते हैं। और कृष्णा कहते हैं कि मैं आपको आज सच्चाई बताऊंगा कि आप इस भ्रम से मुक्त कैसे हो सकते हो। ये श्लोक कहता है कि समझदार लोग भी कुछ करने में भ्रमित होते हैं। अब सोचिए, अर्जुन जो दुनिया का सबसे बेहतरीन धनुधारी है, उन्हें युद्ध कला पता है, उसे सब कुछ पता है, बट वो कंफ्यूज है, वो क्या करे क्या ना करे। वो उस कंफ्यूज अवस्था में, कुरुक्षेत्र में, युद्ध भूमि में कंफ्यूज खड़ा हुआ। वो ये समझना चाहता है कि मैं इस भ्रमित अवस्था में क्या करूं क्या ना करूं। अब जैसे अर्जुन कंफ्यूज है, वैसे ही इस मनी मैनेजमेंट की दुनिया में भी लोग कंफ्यूज होते हैं। अच्छे फाइनेंशियल प्रोफेशनल, मैंने कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंफ्यूज होते हुए देखा है। मैंने कई सारे अर्थशास्त्रों को, नॉलेजेबल लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है। कुछ ऐसे कदम उठाते हुए देखा है कि जहां पे उनका काफी बड़ा नुकसान हुआ है मनी को मैनेज करने में। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है तो हम गलती नहीं कर सकते, या ऐसा भी नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है तो आप सब कुछ करेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ भ्रमित कोई भी हो सकता है। अब हम डेली लाइफ में क्या मनी मैनेजमेंट में ऐसे भ्रमित होते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं, तो आप डेली जिंदगी में सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी चीजें खरीद रहे हो, चीजें यूज कर रहे हो। सुबह से लेकर रात तक हम चीजों को लेते हैं, खरीदते हैं, ओके, उसे यूज करते हैं, उसका भोग करते हैं, पर हम कंफ्यूज कर क्यों रहे?
अब सोचिए अगर हम रोज सुबह उठ के चाय से शुरुआत करते हैं तो क्या सुबह सुबह खाली पेट चाय पीना सही है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं सही नहीं है, पर फिर भी हम कंफ्यूज्ड अवस्था में रोज ये कर रहे हैं। एवरी डे वी आर डूइंग दिस। ओके, हम दवाइयाँ लेते हैं, हम चीजें खरीदते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, 4 पे 5 लिखा होता है, हम उसमें भ्रमित हो जाते हैं और हम वो शॉपिंग करते रहते हैं। कई बार हमारे घर में रखने की स्पेस नहीं होती, फिर भी हम परचेज करते रहते हैं। तो कृष्णा कहते हैं समझदार इंसान भी कई बार कुछ चीजें करने में और ना करने में ये गलती करता है, और वो इस तरीके से ब्रांडेड इन्फ्लुएंस में आ जाता है, दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, सेलिब्रिटीज के इन्फ्लुएंस में आ जाता है और चीजों को खरीदते रहता है और परिग्रह करते रहता है, चीजों को बहुत ज्यादा बटोरते रहता है। और जब हम छोटे बच्चे थे तब हम भी ऐसे ही थे। हम जब छोटे थे तो हम जिद करते थे, कई बार छोटे छोटे खिलौनों के लिए जिद करते थे, चॉकलेट खाने के लिए जिद करते थे। हमारे बड़े हमें समझाते थे कि मत करो, ये सही नहीं है, दांत खराब हो जाएंगे, डोंट टेक दैट, यू ऑलरेडी हैव। पर जब हम बड़े हो गए हमें रोकने वाला कोई नहीं रहा, हम किसी के कंट्रोल में नहीं रहे, और आज हमें जो दिल में आता है हम वो ले रहे हैं, जो चीजें हमें करनी है वो कर रहे हैं। तो गीता कहती है, गीता भगवत गीता में लिखा है कि समझदार लोग भी ऐसी गलतियां करते हैं। ओके, उन्हें जरूरत नहीं है फिर भी बड़े बड़े घर बना लेते हैं और उसे यूज कोई नहीं करता, वो ऐसे ही खराब होते रहता है, और उस पे जाले होते रहते हैं। वो ऐसी महंगी महंगी गाड़ी ले लेते हैं जिसको वो यूज भी नहीं करते, पार्किंग में वो पड़ी रहती है। ऐसे कई सारी चीजें हम खरीदते रहते हैं जिसको हम यूज नहीं करते, क्योंकि अब हमें कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहा है। कभी कभी एक अच्छा सारथी, एक अच्छा फाइनेंशियल कोच आपको इस नीड और वांट के डिफरेंस से बाहर निकालता है। ओके, जैसे अर्जुन कंफ्यूज है, वैसे ही हमारी जिंदगी में एक अच्छा सारथी होना बहुत जरूरी है, जो हमें नीड और वांट्स के डिफरेंस को समझाए, हम क्यों कर रहे हैं ये हमें बताए, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है ये हमें बताए, जिससे हम मनी मैनेजमेंट में फाइनेंशियल लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब इसी थॉट के साथ दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। ये श्लोक मनी मैनेजमेंट में कैसे इम्पैक्ट करता है समझते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। ये चैप्टर 2 श्लोक 47, वन ऑफ द फेमस श्लोक। ये कहता है कि आप कर्म के अगर रास्ते चल रहे हो तो आपको फल का इतना सोचना नहीं चाहिए। इसका सिंपल अर्थ है कि अगर तुमने अपने कर्म करेक्ट किए हैं तो तुम्हें फल आज नहीं तो कल मिलेंगे, इसलिए फल को मत सोचो या उस पर फोकस मत करो, बस आप कर्म करने में अपनी आसक्ति लगा दो, उस पर फोकस कर लो। क्या मनी मैनेजमेंट में भी इसका कोई इम्पैक्ट है? तो मनी मैनेजमेंट में एज अ फाइनेंशियल कोच पिछले 22 सालों से मैंने देखा है जिन्होंने अपने कर्म पे फोकस किया है वो फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव किए, उनके यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम की केक कटिंग हुई है और हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है उनके फाइनेंशियल फ्रीडम को फाइनेंशियल क्लिनिक में। तो यहाँ के कर्म क्या है जिससे हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं? यहाँ हमें किन रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना चाहिए? तो बहुत सिंपल शब्दों में, अगर आप SIP करते हो, इन्वेस्टमेंट्स करते हो, सेविंग करते हो, तो ये आपके कर्माज है। अगर आप सही कर्म करोगे, सही तरीके से उसे इन्वेस्ट करोगे, आपको रिजल्ट आएगा। पर प्रैक्टिकली होता क्या है? प्रैक्टिकली हम SIP, इन्वेस्टमेंट, सेविंग के साथ से ज्यादा हमारा ध्यान होता है रिटर्न्स कितना आया है, और रिटर्न्स पे अगर फोकस करेंगे तो हमारा मन जो है वो डिस्टर्ब होगा और वो हमें कर्म से भटकाएगा। सेम इंश्योरेंस पॉलिसी लोग लेते हैं, प्रीमियम, एक फाइनेंशियल एडवाइजर बोलता है ये प्रोडक्ट का इम्पैक्ट क्या है, चाहे आपने वेल्थ क्रिएशन का प्रोडक्ट लिया हो, चाहे आपने प्रोटेक्शन प्लानिंग का प्रोडक्ट लिया हो, अगर आप लेते वक्त सही तरीके से समझ लोगे और फिर आपने उसको अगर कंटिन्यू किया तो आपको उसका असर दिखेगा। बट आधे से ज्यादा लोग 1 या 2 साल में अपने कर्मा को छोड़ देते हैं, फिर रिजल्ट पे फोकस करते हैं और वो भटक जाते हैं। सो अगर आपने कर्म पे फोकस किया तो आप फेथ के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। अब फेथ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, भरोसा। अब मनी मैनेजमेंट की दुनिया में भरोसा किस पे करना है? क्या इन्फ्लुएंसर पे करना है? क्या टिप देने वाले लोगों पे करना है? क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे करना है? जस्ट गूगल पे कर देना है? किस पे भरोसा करना है? किसको पूछना है? तो आंसर है आप एक्सपर्ट को पूछिए, ऐसे एक्सपर्ट को जिन्होंने इस पे पढ़ाई की है, जिनका काफी सालों का अध्ययन है, जिनका कई सालों
कि कई लोगों को उनका मनी मैनेजमेंट को देखे, क्योंकि वो 360 डिग्री आपको वो बातें बताएंगे जो शायद टिप देने वाला आदमी नहीं बता पाएगा। अब फेथ बहुत बहुत गहरा है, और कृष्णा का फेथ पे क्या कहना है तो इस श्लोक से थोड़ा और डीपली हम इसको समझेंगे। तो जब हम प्रोसेस पे बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, तो हर आदमी कहता है रिटर्न्स चाहिए, क्योंकि मेरे पास लोग बोलते हैं रिटर्न्स कितना बनेगा, मैं अगर ये चीज करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा। बट एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट प्रोसेस की बात करता है, वो कहता है आपको रिस्क समझना पड़ेगा, आपको कॉस्ट समझना पड़ेगा, आपका टाइम, आप कितना वक्त देने वाले हो उसे समझना पड़ेगा, और सबसे जरूरी आपके बिहेवियर को देखना पड़ेगा। अगर हमने इन कर्मा पे फोकस कर दिया, रिटर्न्स आ जाएगा, रिटर्न का मत सोचो, आप रिस्क पे ध्यान दो, कॉस्ट पे ध्यान दो, टाइम पे ध्यान दो, बिहेवियर पे ध्यान दो, ये कर्मा पे हमको ध्यान देना है। रिटर्न्स ये मार्केट देता है, ये आपको वो प्रोडक्ट देता है, वो प्रोसेस देता है, रिटर्न आ जाएगा, दैट इज नॉट वेरी कंट्रोलेबल थिंग। ओके, सो अगला श्लोक जो है वो हमें बात कर रहा है, उसके पहले वॉरेन बफेट जो वन ऑफ द बिग फाइनेंशियल गुरु है, जिन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट लोगों में उनका नाम है, वो कहता है रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है, तो वो सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप कंफ्यूज अवस्था में कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे, कोई भी पॉलिसी ले लोगे, कोई भी किसी से भी कुछ भी खरीद लोगे, कोई भी ऐप में देखोगे और आप प्रोडक्ट ले कोई भी स्टॉक ले लोगे, म्यूचुअल फंड ले लोगे, इस ऐसे अननोइंग अवस्था में अगर आप कुछ भी करोगे तो आपको रिजल्ट डिराइव नहीं मिलेगा, वो आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं लेके जाने वाला है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। चैप्टर 2 श्लोका 14, ये जो श्लोक है ये बहुत गहरा है, और फाइनेंशियल फ्रीडम में इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा गहरा है। इसका श्लोक का सिंपल अर्थ क्या है, इसका है कि कृष्णा कह रहे अर्जुन, तुम्हारी जो ये इंद्रिय है, तुम्हारी आंख, नाक, कान, जो भी सारी इंद्रिय है, ये तुम्हें अलग अलग फीलिंग दे रही है। ओके, तुम्हें ये सर्दी, गर्मी, सुख, दुख उत्पन्न करती है, और ये जो फीलिंग्स है हमारी, इससे हम अस्थायी रूप में, स्थायी रूप में हम अपने एक्शंस लेते रहते हैं, क्योंकि ये फीलिंग हमें डिराइव करती है। अब क्या मनी मैनेजमेंट की दुनिया में फीलिंग का इंपॉर्टेंट है? मैं आपको पूछना चाहती हूँ बिफोर मूविंग अहेड, क्या जब हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या सेविंग करते हैं तो क्या आपकी फीलिंग्स के वजह से आप डिसीजन लेते हो? ऐसा होता है क्या फीलिंग इम्पैक्ट करती है क्या? यस और नो? मैं आपसे जानना चाहती हूँ बिफोर मूविंग अहेड, क्या हमारी फीलिंग के वजह से हम कुछ करते हैं या नहीं करते? ऐसा होता है क्या? या एनीबडी कैन अनम्यूट एंड दे कैन टॉक अबाउट। क्या आप लोगों की जिंदगी में फीलिंग का इम्पैक्ट आया है क्या, इन्वेस्टमेंट्स करते वक्त, सेविंग करते वक्त? यस आया। सो एग्जैक्ट होता क्या है? कोई एग्जांपल आपकी जिंदगी का गहरा which you want to share here? Because say suppose if I I wanted a policy wherein I wanted to just help my sister, never look at the profitability, so I told you कि just please go ahead and do it. करेक्ट। सो हम बच्चों के मोह में कभी कभी कोई चीज ले लेते हैं, कभी कभी मार्केट के डर से एग्जिट हो जाते हैं, या बहुत ग्रिड में आ जाते हैं और सब कुछ उसमें लगा देते हैं। सो ये जो डिफरेंट फीलिंग्स है, तो कृष्णा कहता है कि जो फीलिंग्स है ना, ये बहुत डेडली है, ये फीलिंग हमें बहुत कुछ करवाती है। तो इस श्लोक में से पहले वॉरेन बफेट ने बहुत सुंदर एक सेंटेंस दिया है जो फीलिंग से जुड़ा हुआ है। Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful. जब मार्केट में सब डरे होते हैं ना, तब ग्रीडी बनना चाहिए, तब आपको लालची बन जाना चाहिए, ऐसा वॉरेन बफेट कह रहे हैं। और जब सब लालची है, सब बहुत ज्यादा रिटर्न बन रहा है, सब लालच में आ रहे हैं, तब आपको डरना चाहिए, आपको फियरफुल होना चाहिए, ये वॉरेन बफेट ने कहा है। आप अगर देखोगे कि कृष्णा एक तरफ कह रहे हैं कि जो अपने जो फीलिंग्स है उसको कंट्रोल कर सकता है या अपोज जा सकता है उस फीलिंग के, वो अचीव कर सकता है धरती पे हर कुछ, और वॉरेन बफेट भी वही बात कह रहा है। अब होता क्या है
अब होता ये है कि जो सेंसेक्स है ना, ये भाई अप एंड डाउन चलते रहता है। ओके, और ये अभी से नहीं, ऐसा ही है, पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है, जिंदगी भर ये ऐसा ही रहने वाला है। आप इसकी पूरी हिस्ट्री देख लो, ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चलता है, जिसमें बड़े बड़े फियर फैक्टर आते हैं, जैसे कोविड आके गया, रिसेशंस आके गए, बहुत सारे वॉर्स होके गए, और ये फियर फैक्टर आते हैं, बट दैट डजंट मैटर, इसमें जिंदगी रुकती नहीं है। अगर मैं जिंदगी की बात करूं तो ये जो लाइन है आपकी जिंदगी की, अगर वो स्ट्रेट हो जाए तो वो सही नहीं है, वो अप एंड डाउन अगर सांसें हो रही है तब कहाँ जाके जिंदगी चलती है। बट होता क्या है, हमारा जो बिहेवियर है ना, ये अब नॉर्मल हो जाता है। जब मार्केट बढ़ते रहता है, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, थ्रिल महसूस करते हैं, हमें लगता है कि यार अमेजिंग है, इसमें बहुत पैसा लगाना चाहिए, हम पूरी सेविंग तोड़ देते हैं, उसमें ही लगा देते हैं। और जब वो नीचे गिरने लग जाता है, हम एंजाइटी में आते हैं, हम बोलते हैं ये हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे कम हो जाएगा, मेरा कैसा ऐसा नीचे रिटर्न आ सकता है। हम डरते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, रात की नींद खराब हो जाती है, हमारे एडवाइजर को कॉल कर करके पूछते हैं यार ये कैसे नीचे जा रहा है, पैनिक सिचुएशन में आते हैं। और कई लोग इस पैनिक सिचुएशन से, इस मार्केट से निकल जाते हैं, डर जाते हैं, और फिर दोबारा लौट के नहीं आते। वो कहते हैं एफडी ही सही है, गोल्ड ही सही है, रियल एस्टेट ही सही है, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट के इस साइकिल से गुजरते नहीं। मैं आपको बताऊं, मुझे इस मार्केट का अप एंड डाउन इतना नहीं डरा था। ओके, ये नॉर्मल है, हमें आदत है इतने सालों की। बट ये जो बिहेवियरल अप एंड डाउन एक इंसान का होता है ना, ये उसका सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे जो ये फीलिंग्स है, ये हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, जो हमको वेल्थ क्रिएशन से रोकती है, जो हमको कंपाउंडिंग से रोकती है। लोग ट्रेडिंग करते क्यों है? ये ट्रेडिंग इस फीलिंग के लिए ही करते हैं, और इसीलिए वो ट्रेडिंग कर करके अपने पैसे को गवा देते हैं, वो ट्रेडिंग कर करके कंपाउंडिंग को गवा देते हैं, और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। भगवत गीता का जो ये श्लोक है, ये बहुत गहरा है। ये कह रहा है कि जस्ट लाइक इमोशन कम, जब मार्केट नीचे आता है, आपके इमोशन भी ड्रॉप डाउन हो रहे हैं, और अगर मार्केट अप जा रहा है तो आपके इमोशन भी अगर बढ़ रहे हैं, तो ये सही नहीं है। उस वक्त आपको एक सारथी की जरूरत है, एक अच्छे एक्सपर्ट की जरूरत है। जब आप डरे हो तो वो आपको कंधा दे दे, भाई आप यहाँ पे कंधे पे रो लो, बट ये ऐसा ही है, डरो मत। या जब आप ग्रीड में आ रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं सब पैसा इसी में डाल देना चाहिए, तब वापस से वो आपको रोकता है, वो आपको कहता है कि नहीं, ये तरीका नहीं है, आपको राइट तरीके से गोल बेस्ड प्लानिंग करनी चाहिए, ना कि इस फीलिंग के अकॉर्डिंगली आपको निवेश या पैसे निकालना चाहिए। तो अगला श्लोक, नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। चैप्टर 6 श्लोका नंबर 16 ये कहता है, ये जो श्लोक है इसका अर्थ बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है। वो कहता है जिंदगी में हर चीज बैलेंस करनी जरूरी है, चाहे आप सो रहे हो ओके, या आप नहीं सो रहे हो, दोनों भी खतरनाक है। अगर आप सो रहे हो और अगर आप 10-15 घंटा सो रहे हो एवरी डे, तो ये आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। और अगर आप 3-4 ही घंटा सो रहे हो तो ये आपको बीमार कर देगी, आपको मानसिक और शारीरिक दोनों भी असंतुलित हो जाएगा, और वो सही नहीं है। अगर आप बहुत खा रहे हो तो भी वो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। या आप बहुत उपवास कर रहे हो, खा ही नहीं रहे हो, तो वो भी आपके संतुलन को खराब कर देगा। जिंदगी में हर चीज, चाहे खाना हो चाहे सोना हो, वो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। सिमिलरली मनी मैनेजमेंट की दुनिया में भी ये बैलेंस बहुत जरूरी है। कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, घर है, प्लॉट है। क्या आपने इसको सही तरीके से बैलेंस किया है? नाम तौर पे हम देखते हैं जो लोग रियल एस्टेट को प्यार करते हैं उनके पास ढेर सारे रियल एस्टेट के ही प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्लॉट लेते हैं, कई सारे घर लेते हैं। जो गोल्ड से प्यार करते हैं उनका गोल्ड एक्यूमुलेशन होता है। तो देखा गया है कि इम्बैलेंसमेंट ही असंतुलन कर देता है फाइनेंशियल के फ्रीडम में, और वो गोल को बहुत दूर कर देता है। और एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इवन इन मनी मैनेजमेंट, कि बैलेंस कैसे किया जाए। अब जब मैं बैलेंस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ स्लाइड्स रखे हैं कि लार्ज कैप 2011 में बहुत अमेजिंग रिटर्न दे रहा था। अब किसी ने अगर 2012 में लार्ज कैप की तरफ देख के निवेश किया होता तो विद इन 1 ईयर वो माइनस में आ जाता, ओके, और फिर 13 में 6% का ही रिटर्न उसे मिलता।
तो ये जो अप एंड डाउन है, ये लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप सबके साथ हो रहा है। ओके, अब लोग करते क्या है, पिछला रिटर्न देख देख के इन्वेस्ट करते रहते हैं और वापस पिछले रिटर्न को देख के वहां से निकलते कुछ और नया खरीदते रहते हैं और वो इम्बैलेंस करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ राजा बदलता है, यहाँ पे किंग बदलता है। तो एक अगेन डाइवर्सिफिकेशन, राइट तरीके से एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर आप इंडस्ट्री को देखोगे तो प्राइवेट बैंक्स 2010 में बहुत अच्छा कर रही थी, वही 2011 में नीचे आ गई, और इंफ्रास्ट्रक्चर 2010 में नीचे था तो वो थोड़ा ऊपर आ गया और फिर ऊपर आया और फिर ऊपर आया। तो जो चीज आज ऊपर है वो कल नीचे आएगी, और जो कल नीचे थी वो आज ऊपर जाएगी। यहाँ भी राजा बदलता है। 2020 में फार्मा ने बहुत अच्छा काम किया। आपने मेरे हर एक के घर में डोलो की दवाइयां थी, पर 2021 आते आते फार्मा नीचे आ गया। सब लोग फार्मा से उतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने दवाइयां खरीदना कम कर दिया। अब अगर हमेशा पिछला रिटर्न देख देख के म्यूचुअल फंड खरीदोगे, पिछला रिटर्न देख देख के स्टॉक खरीदोगे, तो ये आपको इम्बैलेंस की तरफ लेके जाएगा। ये आपको कभी भी आपके गोल को अचीव करने में हेल्प नहीं देखेगा। और यही डिफरेंस होता है कि एक फिनेंशियल एक्सपर्ट हमेशा आगे देखता है और बाकी पूरी दुनिया पीछे देखकर ही मनी मैनेजमेंट को करती है। जैसे खाने की थाली को भी बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, उसमें राइट प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बो का एक मिक्सचर होना चाहिए, वैसे ही मनी मैनेजमेंट में भी एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, जहाँ पे प्रोटेक्शन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये करेक्ट एलोकेशंस होना बहुत जरूरी है। आमतौर पे देखा गया है 90% लोगों का ये जो मनी मैनेजमेंट है, ये एसेट एलोकेशन करेक्ट नहीं होता है, ये पिरामिड उल्टा होता है। ओके, इसको सीधा करने के लिए बहुत जरूरी है। बट एक और लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे वॉरेन बफेट कहते हैं कि 60-40 का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है ना, कि 60% पैसा आप इक्विटी में डालो, 40% पैसा सेफ रखो, ये नॉनसेंस है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये वॉरेन बफेट का कहना है। ये कह रहा है ये एसेट एलोकेशन है ना, ये बकवास है। ओके, ये कोई इसका अर्थ नहीं है। मैंने कई दिनों तक इस पे सोचा, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये एसेट एलोकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये कह रहे हैं ये बकवास है। पर जब मैंने गहराई पे सोचा तो मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि एसेट एलोकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट विदाउट गोल। अगर आपका गोल आंखों के सामने नहीं है तो एसेट एलोकेशन में कोई अर्थ नहीं है। आप मन में आए मर्जी उतना गोल्ड ले लोगे, मन में आए मर्जी उतना इक्विटी ले लोगे, मन में आए उतना एफडी करोगे, तो ये वैसे भी इम्बैलेंस्ड है। आपके आंखों के सामने आपका गोल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब गोल होता है, अर्थ होता है, पर्पस होता है, तभी शास्त्र लगता है और एसेट एलोकेशन करेक्ट होता है। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। चैप्टर 18 श्लोक 67। ये श्लोक का जो अर्थ है वो है कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने आपको तो सारे रहस्य बता दिए। मैंने आपको बता दिया कि भैया समझदार लोग भी भटक जाते हैं, वो करते हैं नहीं करते हैं, और दोनों में उनकी इम्पैक्ट है। मैंने आपको बता दिया कि हर चीज को बैलेंस करना जरूरी है। मैंने आपको बताया कि इमोशंस बहुत इम्पैक्ट करती है हमारे जिंदगी में। हम जो शॉपिंग कर रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, हर जगह अगर इमोशनल डिसीजन ले रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट है। कृष्ण कहते हैं मैंने आपको तो सब बता दिया, बट आपकी बुद्धि से आपको इसका इस्तेमाल करना है। कृष्णा कह रहे हैं मैं हाथ पकड़ के तुम्हें कुछ नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हारे लिए बाण नहीं चलाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा सारथी हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बताने आया हूँ। बताने के बाद तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इसका यूज करना है और एक्शन लेना है। मनी मैनेजमेंट में भी सेम प्रिंसिपल को जाता है। आपको चाहे मनी मैनेजमेंट में कितनी भी बातें पता चली तो भी एक याद रखना, गहरी सोच आदमी के इरादों को खोखला कर देती है। अगर सिर्फ आप सोचते रहोगे कि नहीं मुझे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनानी चाहिए, मुझे मेरे इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए, मैंने जो भी स्टॉक लिया है उसको रिव्यू करना चाहिए, मैंने जो भी म्यूचुअल फंड लिया है उसको अपने गोल को निर्धारित उसका एलोकेशन करना जरूरी है, मेरा इमरजेंसी कॉन्टिजेंसी मुझे बनाना जरूरी है, अगर आप ये सिर्फ सोच रहे हो तो ये आपको आपके इरादों को खोखला कर देगी। इस पे एक्शन लेना भी उतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 घंटा राइट रिव्यू में पे बनाओगे, एक्सपर्ट के साथ बैठोगे और उस पर एक्शन लोगे, तभी उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। क्योंकि कृष्णा कहते हैं कि सिर्फ विजडम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देता, विजडम के साथ गाइडेंस, एक्शंस, हर चीज आपको लगने वाली है।
ओके, सो अगला श्लोक, श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। चैप्टर 4 श्लोका नंबर 39 ये कहता है कि भाई अगर आप श्रद्धा रखोगे, समर्पण दोगे, अपने इमोशन पे कंट्रोल करोगे और ज्ञान के जरिए मनी मैनेजमेंट करोगे, तभी आपको धरती का कोई भी शांति मिलेगी। चाहे आप कोई स्किल सीख रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मनी मैनेजमेंट में हो, आपको विश्वास, समर्पण, अपने इमोशन पे कंट्रोल तो करना पड़ेगा, आपको ज्ञान तो लेना पड़ेगा, तभी का जाके आप वो हर चीज अचीव कर सकते हो जो आप सोच रहे हो। अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन, अगर एक पर्सन अपने स्पेंडिंग में डिसिप्लिन है, कमिटेड है, वो सेविंग को डिसिप्लिन है, वो इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन है, वो अपने फैमिली के प्रति कम्युनिकेशन में डिसिप्लिन है, विल बनाने में डिसिप्लिन है, हर जगह एक सही तरीके से वो अगर देख रहा है तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकता है। ठीक है, तो अगला श्लोक, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। चैप्टर 4 श्लोका नंबर 34, इसका अर्थ है, ये कह रहा है कि भाई समझदार लोगों के पास ही जाइए प्लीज, आप उनसे ईमानदारी से सवाल पूछिए, आप उनसे सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए, बट आप उन पर डाउट मत कीजिए। जब आप स्कूल में जाते हो या किसी भी गुरु के पास जाते हो, किसी भी नॉलेजेबल इंसान के पास जाते हो, तो एक समर्पण और सरेंडर होके जाना, विनम्र होना या उनके पास क्यूरियस होना जरूरी है। बट होता क्या है, लोग नॉलेजेबल लोगों पे ही डाउट करने लग जाते हैं। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं कि एक इन्फ्लुएंसर अगर यूट्यूब पे अभी आप देखो अवधूत साठे 600 करोड़ रुपए का फाइन लगा है, बट मैं सोचती हूँ 600 करोड़ रुपए, 600 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल नंबर। इतने लोग उस पर भरोसा क्यों कर रहे थे? क्या उन्होंने कोई पढ़ाई की थी? क्या उनके पास नॉलेज था? क्या उन्होंने कोई बहुत नहीं, सिर्फ ताम झाम करके रखा, सिर्फ बड़े बड़े मीटिंग ले लिए, बड़ा बड़ा कर लिया और लोग फंसते चले गए। बट यही अगर एक एक्सपर्ट आपको बताता है कि बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद, 20-22 साल का एक्सपीरियंस रखने के बाद दे आर क्वालिफाइड टू डू ऑपरेशन, बट हम वहां पे डाउट करते हैं, हम उनसे सवाल नहीं पूछते। अगर आप क्यूरियस होके उनसे सवाल पूछोगे, चाहे कोई भी मनी मैनेजमेंट पे सवाल पूछिए, एक एक्सपर्ट उसका बहुत नॉलेजेबल आंसर आपको देगा। ओके, तो आपको डाउट नहीं करना चाहिए, आपको उनके पास जाके क्यूरियस होना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए। 3 वर्ड है जो भगवत गीता में लिखी है और ये तीनों फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको हेल्प करेगी। प्रणिपातेन, यानी आपको ह्यूमैनिटी और सरेंडर की भाव रखना बहुत जरूरी है। यूनिट, अगर मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैं बीमार हूँ, तो मुझे मेरी बॉडी उनको सरेंडर करनी पड़ेगी। मैं उनसे सवाल नहीं पूछ सकती, डाउट नहीं कर सकती कि ये इंजेक्शन आप मुझे दे रहे हो, इससे मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना। डॉक्टर बोलेगा बॉस मैंने पढ़ाई की है, मैं मारने के लिए इंजेक्शन नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें बचाने के लिए दे रहा हूँ। आई हैव टू सरेंडर। हाँ, मैं उनको क्यूरियस होकर सवाल पूछ सकती हूँ कि डॉक्टर क्या इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट है? डेफिनेटली आई शुड आस्क क्वेश्चन, बट मुझे एक्शन तो लेना पड़ेगा। अगर मैं बीमार हूं तो मुझे दवाई तो खानी पड़ेगी, चाहे वो कितनी भी कड़वी हो। सिमिलरली मनी मैनेजमेंट की दुनिया में भी सरेंडर होना, क्यूरियस होना, सवाल पूछना और एक्शन लेना, ये तीनों वर्ड जरूरी है। अगर ये तीनों वर्ड के सहारे आप आपके मनी मैनेजमेंट को देखोगे, एक्सपर्ट के साथ बैठोगे, सारथी करेक्ट चुनोगे और आप ये इमोशन को कंट्रोल करते हुए कर्मा पे ध्यान दोगे, तो यू कैन अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। दिस इज सो पावरफुल। अब आपके कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड विद एनी टॉपिक, इट कैन बी इन्वेस्टमेंट, इट कैन बी सेविंग, इट कैन बी रिलेटेड विद प्रोटेक्शन, तो आप प्लीज मुझे पूछिए, मैं इसका आंसर आपको देने के लिए यहाँ पे हूँ। और मैं आपको इतना ही कहूंगी कि आप चाहे कितना भी नॉलेज ले लीजिए, जब तक आप उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं आएगा। तो प्लीज आपके सवाल पूछिए रिलेटेड विद एनी मनी। I'll try to answer you with my honesty. Yes. So मैं जब जितना भी इसको पढ़ रही थी, इट वॉज अमेजिंग। पता है, ये श्लोका को समझना, इसके इम्पैक्ट को समझना, इट्स अमेजिंग फीलिंग कि यार भगवत गीता में जो बातें बताई है वो फाइनेंशियल की दुनिया में भी उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी बाकी जगह पे है। ठीक है, जो फीलिंग मुझे आई भाई अंडरस्टैंडिंग द श्लोकास। ठीक है, बाकी आपकी कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए रिलेटेड विद एनी टॉपिक, आई विल आंसर यू। यस,
हेलो, आपको मजा आया इन श्लोका को समझ के, इसकी प्रैक्टिकलिटी समझ के? दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, यू नो, आई वी ट्राई टू अटेम्प्ट इट. हेलो हेलो, Yes, yes, we enjoyed it. We enjoyed. थैंक यू सो मच नीलेश सर. या कोई क्वेश्चन है किसी के तो प्लीज आप पूछिए. या निखिल जी, आवाज कट रहा है, आपका आवाज कट रहा है. आवाज कट. आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं क्वेश्चन को प्लीज, हम आपको पढ़ लेंगे. Let me put the on. I'm audible. I put the video off, so Okay. Yeah. I hope Yes. I'm audible now. Yes, much better. Please, आप बोलिए. Actually, I could not attend because there was no reminder. So I would like to attend again. या पक्का. और अगर इसका रिकॉर्डिंग आज किया होगा टीम ने तो मैं आपको भिजवाने की कोशिश करूँ. Sorry, voice is cracking. ठीक है. या कोई क्वेश्चन रिलेटेड भी? यस नीलेश जी, मैं आपको वापस इनविटेशन देती हूँ, या आपको रिकॉर्डिंग अगर है तो मैं आपको भेजूँ. Okay. यस. और कोई क्वेश्चंस है किसी के टुवर्ड्स मनी? ठीक है, देखो साल खत्म हो रहा है. ओके, तो नई साल की शुरुआत होगी. तो अगर हम हमारे थोड़े से पीछे जाके अगर देखें जिंदगी को, तो हमें पता चलेगा कि आज तक जो भी कुछ हम करते हैं इमोशन से करते हैं. तो मुझे लगता है जहाँ इमोशन और लॉजिक इकट्ठा आ जाते हैं वो ज्यादा पावरफुल होता है. आई ऑलवेज से दैट कि जहाँ दिल लगाना चाहिए वहाँ दिमाग लगाइए, जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ पे दिल लगाइए. नॉर्मली लोग यू नो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, सॉरी दिल लगाते हैं, वहां पे थोड़ा दिमाग भी लगा लेना चाहिए. ओके कि भैया मैं ये पैसे निकाल रहा हूँ तो मैं करेक्ट कर रहा हूँ क्या, मैं लोन ले रहा हूँ तो मैं करेक्ट कर रहा हूँ क्या, या मैं पैसा दे रहा हूँ फैमिली मेंबर को तो करेक्ट कर रहा हूँ क्या. तो जहाँ रिलेशन है वहाँ दिल तो है ही, उसको लगाने की जरूरत नहीं है. हमारे परिवार के साथ हमारा हार्ट रहता ही है. थोड़ा दिमाग वहाँ पे शांत रख के सोचना बहुत जरूरी है. मेजॉरिटी लोग रिटायरमेंट का पैसा अपने बच्चों को दे देते हैं, या यू नो बच्चों के एजुकेशन का पैसा रिटायरमेंट के लिए होल्ड करते हैं. दोनों भी तरह से गलत है. ओके, सिमिलरली बिजनेस के अंदर लोग बहुत दिमाग लगाते रहते हैं, जॉब में लोग बहुत दिमाग लगाते रहते हैं, वहां पे एक्चुअली दिल लगाना चाहिए. और मनी मैनेजमेंट में बिल्कुल दिल नहीं लगाना चाहिए, वहां पे दिमाग ही लगाना चाहिए. ओके, क्योंकि दिल से आप जो यू नो चीजें करोगे वो कहीं ना कहीं आपको रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाएगी. बिकॉज मनी मैनेजमेंट इज नॉट इमोशनल सब्जेक्ट, इट्स वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इट्स वेरी कैलकुलेटिव बेस्ड सब्जेक्ट. इमोशन आप अचीव करते हो, मैं मेरे बच्चे का ग्रेजुएशन अचीव करना चाहती हूँ, ये इमोशनल गोल है, बट उसका कैलकुलेशन इमोशनली नहीं होना चाहिए, वो प्रैक्टिकली ही होना चाहिए. ओके, घर लेना ये इमोशनल चीज है, बट घर लेना कैसे, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है. ओके, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना ये इमोशनल है, बट कौन से लेना है, कितने की लेना है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है. तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मनी मैनेजमेंट में दिल और दिमाग जब करेक्ट होते हैं ना, वो करेक्टली वो लैंड करता है. इमोशन पे कभी भी यहाँ पे डिसीजन नहीं होने चाहिए, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे पॉलिसीज हो, चाहे सेविंग हो, चाहे खर्चा करना हो. इट शुड नॉट जस्ट रैंडमली वी आर डूइंग. और कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, आई विल आंसर. Okay, am I audible? Yeah, you are audible, sir. किसने कहा था अभी, सॉरी निखिल जी आप अनम्यूट Okay, हो. Harshala ji, I want to congratulate you because I attended recently one. I came across a training program from IIM Ahmedabad, and it is based on Bhagavad Gita only, the philosophy, and you are connecting it with finance. So I would like to congratulate you for Thank that. you so much. हेलो. या प्रमोद सर. हेलो मैडम, ये वीडियो ये किया है ना, सेव किया है ना?
वीडियो आप ये कह रहे हो, ये ये ट्रेनिंग ये लेक्चर अभी, हाँ हाँ क्या है, अगर है रिकॉर्डिंग में आपको भिजवा दिए प्रमोद सर ओके ओके ओके। जी। किसी के मनी मैनेजमेंट पे कुछ क्वेश्चंस है क्या, रिलेटेड विद एनीथिंग जो आपको लग रहा है कि आपको पूछना चाहिए? अदरवाइज वी कैन वाइंड अप द सेशन। आज हम यहीं पे रुकेंगे। हेलो ठीक है, हेलो या मयूर जी? मैडम, आई एम या मयूर ऑडिबल? जी, यस यू आर ऑडिबल। मैडम, यस यू आर ऑडिबल, पे, प्लीज। या कैसे करना चाहिए मैनेज इन दिस इज अ गुड फ्यूचर? क्वेश्चन मयूर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हमें कैसे करना चाहिए नहीं, मैनेज। मैं क्यों तो पूछा सबसे पहले कि शुरुआत, जैसे हम लोग थे, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट मैडम। जैसे हम पहले थे वैसे नहीं है अभी। अभी का टाइम हमने हमारे डैड का, अभी का नेक्स्ट जनरेशन वैसा नहीं है। तो मतलब करेंगे, बट ये हमको भी कुछ सिक्योरिटी चाहिए। तो कैसे? मयूर जी हेलो, आपने जो सवाल पूछा, या मैं सुन रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ मेरी हाँ, आवाज आ रही अब तक आ आ रही रही है आ मयूर? रही है Okay. आ रही है मैडम। मयूर जी करेक्ट बोला। मेरे दादा का समय जो था ना वो बहुत अलग था। मेरे दादा को 5 बेटे थे और 2 बेटी थी। और मेरे दादा सिंपल इंसान बराबर। थे, उनके कपड़े नॉर्मल थे, वो पैदल चलते थे, सिर्फ एक चप्पल रहती थी उनके पास में, और पूरा परिवार साथ में बैठ के खाना खाता था, और कुछ था नहीं, सबने हाँ, अपना अपना किया, वो जिंदगी उनकी थी। ओके, फिर वहां से दुनिया बदली। मेरे पापा को हम 2 बेटियां और 1 बेटा हुआ, और उनकी उनकी दुनिया पूरी अलग थी, क्योंकि मेरे दादा के वक्त तो सब बच्चे 10th पढ़ाई की है, मुद्दा क्लोज हो गया। पर हम लोगों ने कहा नहीं, हम तो ग्रेजुएट करेंगे। तो मेरे पापा के चैलेंजेस बहुत अलग थे। पापा के चैलेंजेस अलग थे क्योंकि बच्चे पढ़ना चाहते थे, शादियां अलग लेवल पे होने लग गई थी, संगीत का प्रचलन हो गया था, कपड़े नए खरीदने का कहानी हो गई थी, और खर्चे बहुत अलग हो गए थे पापा के सिनारियों में। दुनिया अलग थी, मार्केट अलग था। बट फिर भी हम लड़कियों को पढ़ाई का एजुकेशन गवर्नमेंट दे देती थी, तो स्कूल का इतना पैसा नहीं लगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। कॉलेज में थोड़ा लगा। अब मेरी जिंदगी बहुत अलग है। मेरा एक ही बेटा है, ओके, और वो डे 1 से उसकी दुनिया बहुत अलग है। आज वो मुझे नहीं पूछता है कि मम्मा आप मुझे उठा दोगे क्या, वो एलेक्सा को कहता है, एलेक्सा प्लीज कीप योर अलार्म एट 5:30, और उसको एलेक्सा उठा देती है। ओके, तो ये आपके और मेरे और हम सबके घर में ये परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं, राइट? नहीं चेंजेस है, एआई ये आ गया है, ये हर जगह है, ये हर जगह। जैसे मैं जब यंग थी तो मेरी जो चाहत थी वो बहुत अलग थी। ओके, मुझे दिवाली पे कपड़े मिलते थे, मैं बड़ी खुश हो जाती थी। पर मेरा बेटा वो आज इतना कपड़ों पे खुश नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल है कपड़े खरीदना। ओके, दिस इज वेरी नॉर्मल। तो आई एग्री कि वक्त के साथ सब बदल रहा है। ओके, हमारी युद्ध भूमि ही बदल रही है। मतलब मेरे दादा की युद्ध भूमि अलग थी, पापा की युद्ध भूमि अलग थी, और मेरी जो युद्ध भूमि है वो पूरी अलग है। तो किसी भी युद्ध को लड़ने के पहले सबसे पहले जरूरी है हम अभी है कहाँ। ओके, हमारे दुश्मन कौन है। ओके, तो अगर मैं मनी मैनेजमेंट की दुनिया को देखूं तो आज हमारा दुश्मन है खर्चे। ओके, क्या आप एग्री करोगे कि खर्चे बढ़ गए हैं अननेसेसरी? क्या ऐसा हो रहा है? हम लोग चाहे अनजाने ऐसे खर्चे कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। इज इट ट्रू और नॉट? यस मैम, ट्रू। अननेसेसरी खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा पहला दुश्मन है कि खर्चे बढ़ रहे हैं। दूसरा दुश्मन क्या है? कर्जे भी बढ़ रहे हैं। पहले ना कर्जा लेने का जो प्रचलन था वो बहुत अलग था, और आज हर चीज कर्जे पे मिल जाती है। मतलब सिंपल मोबाइल फोन में हम ईएमआई पे ले सकते हैं। ओके, वैकेशन का भी ईएमआई ले रहे हैं लोग, मेरे को तो फनी लगता है, बट दैट्स ओके, दे आर टेकिंग। मैरिज लोन पे कर रहे हैं, कपड़े रेंट पे ले रहे हैं। ओके, मतलब हर चीज का लोन का जो देखने का नजरिया है वो बदल गया। जैसे अलग अलग दौर में मनी को देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है वो बदला है, वैसे 2025 का दृष्टिकोण बहुत अलग है।
मेडिकल साइंस चेंज हो रहा है, बीमारियां नई नई आ रही है, ओके, उनके भी वेरिएशंस बदल रहे हैं, यू नो, अभी जैसे कोविड का डिफरेंट वेरिएशन था, वैसे डायबिटीज, कैंसर, सबके वेरिएशंस बदल रहे हैं, ट्रीटमेंट्स का स्टाइल बदल रहा है, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आ रही है। पहले जब कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता था तो 3 दिनों तक आंखों पे पट्टी बांध के, यू नो, अस्पताल में एडमिट रहना पड़ता था। आज कैटरेक्ट का ऑपरेशन होने के बाद 2-3 घंटे के बाद आदमी गाड़ी चला के जा रहा है घर पे। दिस इज हैपनिंग। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये जो सवाल है, एक्चुअली सच में यहाँ पे भी सारथी की जरूरत है, यहाँ पे भी कृष्णा की जरूरत है, यहाँ पे भी एक्सपर्ट की जरूरत है। जब आप एक्सपर्ट के साथ बैठते हो तो आप उन्हें अपनी पूरी सिनारियो बताते हो, आपका इनकम कितना है, आपके खर्चे कितना है, आप पे लोन कितने हैं, घर में खर्चों का तरीका क्या है, उसके बाद बचत आपने कहाँ कहाँ की है, इन्वेस्टमेंट्स आप कहाँ कर रहे हो, अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज कौन सी लेके रखी है, और सबसे जरूरी है आप इमोशन बताते हो, आपको जाना क्या कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, आपको इस युद्ध भूमि का अंत क्या है। ओके, रिटायरमेंट प्लानिंग है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप क्या अचीव करना चाहते हो पैसों के जरिए। जब आप इन सारी चीजों पे बातचीत करते हो, उसको पेपर पे लाते हो, तो फिर एक प्लान ऑफ एक्शन आता है, और वो हर आदमी का अलग है, क्योंकि सबका युद्ध भूमि अलग है, सबके चैलेंजेस अलग है, सबके घर के जो बच्चे हैं उनका सोचने का तरीका अलग है, सबके घर का इनकम और खर्चे और कर्जे अलग है, इसलिए सबका ब्लूप्रिंट अलग है और सबका एक्शन प्लान अलग है। मयूर जी, अगर आप कभी फाइनेंशियल क्लिनिक पे आओगे, आई प्रॉमिस यू, हम आपको एक ब्लूप्रिंट बनाने में हेल्प करेंगे, आपके हर एक चीज को पेपर पे लेके आएंगे। हम वो टिपिकल प्रोडक्ट सेलर नहीं है, हम आपको हेल्प करेंगे टू डिजाइन एवरीथिंग ऑन द पेपर, जिससे आप सेफली इस कुरुक्षेत्र से विथ नॉलेज, विथ राइट इमोशन, आप यू नो वो सब स्किल ले पाओ, सब नॉलेज ले पाओ, जिससे आप आपका यू नो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सको। वी कैन हेल्प यू इन दैट। कभी आइए, बैठ के बात करते हैं। बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। Yes, madam. I'm coming Monday. कभी भी प्लीज आप आइए, आई विल लव टू गिव यू आंसर, एंड बहुत ऑनेस्टी के साथ मैं आपको हर बात बताऊंगी। Yes, madam. Monday को आता हूँ मैं अपॉइंटमेंट लेके। हाँ, प्लीज आइए। बाकी किसी के कुछ क्वेश्चन है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था उनका। किसी के और कुछ क्वेश्चन है? प्लीज बताइए। हेलो, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सीरीज लेट्स टॉक मनी का? हर महीना हमें ओके, मतलब प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है या कुछ इसमें फीडबैक है, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लीज आप हमें फीडबैक दीजिए। सो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे इसको करने की। मैडम बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। थैंक यू प्रमोद सर, थैंक यू सो मच, सो ब्लेस्ड। उसका रिकॉर्डिंग फिर भेज दो। पक्का प्रमोद सर, पक्का। ओके, सो मच टीम, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर कुछ भूल चूक हुई होगी तो प्लीज बड़ा दिल रख के माफ कर देना, क्योंकि भगवत गीता पे बात करने के लिए मैं इतनी नॉलेजेबल नहीं हूँ। मनी मैनेजमेंट में थोड़ा आता है, तो जितना समझा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सोचा आपके साथ बांट लूं। थैंक यू सो मच।